सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम व्याकरण कर रहे हैं जिसमें हम संज्ञा के बारे में कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक से हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। जैसे रविवार को दोपहर का समय था और सीमा खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। तो देखिए यहाँ पर एक लड़की सीमा बना रखी है जिसका चित्र बना रखा है और वो रविवार की दोपहर को खिड़की के पास बैठी थी और वह गिरती हुई बारिश को भी देख रही थी। तो एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। अब हम आगे समझते हैं कि आखिर इन वाक्यों में छुपा क्या हुआ है। इन वाक्यों में रंगीन अथवा रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि रविवार एक दिन का नाम है ना, खिड़की एक वस्तु का नाम है, सीमा एक महिला या एक लड़की का नाम है और बारिश एक मौसम का नाम है। और इसी तरह से जब उसने बोला कि उसने अपने बचपन के दिनों में भी इसको देखा था, तो बचपन एक अवस्था का नाम है, एक आपकी कंडीशन का नाम है। तो यानी किसी न किसी नाम को ये रेखांकित शब्द बता रहे हैं, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब आप समझे। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या फिर अवस्था का नाम हो, तो इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। याद रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? भाई तुम्हें संज्ञा तो समझ में आ गई ना। किसी का भी नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, हमारे किसी भाव का, इमोशन का यानी, या किसी कंडीशन का, वो सब संज्ञा है। अब संज्ञा में भी 3 अलग अलग प्रकार की संज्ञा होती हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा और लाल किला दिल्ली में है, यानी पर्टिकुलर हमें किसी चीज का नाम बता रहे हैं, तब वो व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। यानी चाहे वो किसी का भी नाम, चाहे अभी जैसे ऊपर ही हमने समझा भाई खिड़की, रविवार, सीमा, बारिश, बचपन, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं क्योंकि इसमें किसी निश्चित चीज का नाम बताया हुआ है ना, वो डिसाइडेड है जिसके बारे में बता रखा है। फिर दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। ये वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं और उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब ये जाति का मतलब ये नहीं कि तुम शर्मा हो या गुप्ता हो या कौन हो या कोई, वो वाली जाति नहीं है, ठीक है। जाति का मतलब है समूह का नाम। आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, समूह का नाम। जैसे कि हम बोले आज का युवक कल का नेता है। अब आज का युवक किसी पर्टिकुलर किसी युवक के बारे में नाम लेके तो नहीं बताया हुआ ना कि ये नेता है, और कल का नेता है। अब वो कौन सा नेता है, कहाँ का नेता है, बड़े लेवल का नेता है, छोटे लेवल का नेता है, कुछ नहीं बताया हुआ। सिर्फ एक ग्रुप का, समूह का नाम बता दिया, नेता या युवक बोल दिया। तो युवक जो है, जो भी जवान लोग हैं, उनका एक ग्रुप बन गया युवक। मतलब शेर झुंड में नहीं रहता। अब शेर झुंड में नहीं रहता, शेर तो कोई सा भी हो सकता है भाई, बब्बर शेर भी हो सकता है, दूसरा वाला शेर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर उसका नाम तो कुछ नहीं है ना, इसलिए शेर एक समूह का नाम है, तो हमने इसको बोला जातिवाचक संज्ञा। फिर शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया।
अब शिक्षक, अब किसी शिक्षक का नाम नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए आपके किसी सर या मैम का नाम होता कि इन्होंने छात्रों का सम्मान किया, तब वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। लेकिन किसी का नाम नहीं है, सिर्फ शिक्षक लिखा है, तो वो जातिवाचक। और छात्र, छात्र में भी किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ ना, छात्र लिखा है, तो छात्र तो सब हो सकते हैं, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आपको समझ में आया? जैसे हम बोलें कि भाई जो कुछ भी बोल सकते हो आप कि भाई पशुओं, भाई ये पशु हैं। अब पशु में तो कोई भी आ सकता है, तो इसलिए हमने उसको जातिवाचक संज्ञा कह दिया। फिर तीसरा बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो प्रकार है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जो भी किसी अवस्था, किसी कंडीशन के बारे में बताते हैं। अब जैसे एक उदाहरण है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब क्रोध क्या है, हमारे मन का भाव है ना, एक है ना, तो इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा होगा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन क्या है, एक अवस्था का नाम है। अगर हम बोलें कि जवानी में वो व्यक्ति ऐसा था, तो जवानी क्या अवस्था है, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है। तो ये सारी चीज़ें, अवस्था या भाव, ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा कि किसी का पर्टिकुलर नाम, किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, किसका, व्यक्तिवाचक। अगर उसके समूह का नाम है तो जातिवाचक, और हमारे मन के भाव या अवस्था का कोई शब्द हमें बता रहा है उसके बारे में, तो वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। हमें करना क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद भी लिखना है। चलिए देखते हैं एक बार। जो रेखांकित शब्द हैं हमने उनको देखना है। जैसे यहाँ लिखा है गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। अब गांधी जी भी किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है और स्थान का भी नाम पोरबंदर दे रखा है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर ताजमहल आगरा में है, ये भी दोनों में क्या है कि नाम दे रखा है, स्थान का नाम दे रखा है और एक वस्तु का नाम दे रखा है ताजमहल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। यानी इमारत का नाम, इमारत का नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम दे रखा है। फिर मोहन को गुस्सा आया, तो यानी इसमें संज्ञा शब्द कौन से हुए, ताजमहल और आगरा। और ऊपर वाले में क्या हुए थे, गांधी जी और पोरबंदर, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरे में क्या है, ताजमहल और आगरा। फिर तीसरे में हम छांटते हैं तो इसमें हमें दो शब्द मिलते हैं, मोहन और गुस्सा। तो मोहन तो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम दे रखा है किसी व्यक्ति का। और दूसरा गुस्सा, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि गुस्सा हमारे मन का, क्रोध हमारे मन का एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। फिर चौथे में सदा सच बोलो, तो सच बोलना क्या है, सच बोलना भी एक भाव है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो ये वाला है। फिर वह बुढ़ापे से दुखी है, तो बुढ़ापा और दुखी ये दोनों ही भाव हैं, अवस्था है। बुढ़ापा तो अवस्था है भाई, मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। और दुख या दुखी हमारे मन का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।